पत्नी न्यायिक अधिकारी थी, साली आईएएस अधिकारी है, जम्मू के अंदर तैनाती है और खुद जज थे। 30 साल के अमन कुमार शर्मा की कहानी वाकई झकझोर देने वाली है। सोचिए आप, 30 साल की उम्र थी और 30 साल की उम्र में जज बन गए। पुणे के सिम्बोसिस लॉ कॉलेज से पढ़ाई की, एक बहुत नामी गिरामी कॉलेज से पढ़ाई की, और उसके बाद में 2021 में जज के तौर पर नियुक्ति हो गई। 2025 से दिल्ली के कड़कड़डुमा कोर्ट में जज के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। सिविल और क्रिमिनल केस सुनने का काम करते थे। लेकिन शनिवार 2 मई दोपहर 2 बजे पुलिस के पास फोन जाता है कि ऐसे ऐसे अमन कुमार शर्मा वो नहीं रहे और बाथरूम में पड़े हुए हैं। ये कहानी वाकई झकझोर देती है। आप सोचिए कि कई बार हम सोचते हैं कि शायद हम पढ़े लिखे नहीं हैं, या फला जगह पर कोई कांड हुआ, फला जगह पर कुछ घटनाक्रम हुआ है, तो वहां पर ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, बातों को समझे नहीं, सोच विचार नहीं किया और कोई गलत कदम उठा लिया। यहां पर पूरा परिवार पढ़ा हुआ है, पूरा परिवार पढ़ा लिखा है। खुद 30 साल के अमन कुमार शर्मा वो जज है। उनकी कुछ समय पहले शादी हुई थी। उनकी पत्नी वो एक न्यायिक अधिकारी है। उनकी साली साहिबा वो जम्मू में तैनात है, आईएएस अधिकारी है। लेकिन पिता के पास में अमन का फोन जाता है। पिता अलवर में थे। अमन दिल्ली के अंदर अपने घर में, अपने फ्लैट में, ग्रीन पार्क का इलाका, एम्स के पास में, होसखास के पास में ग्रीन पार्क है, और ग्रीन पार्क का इलाका एक बेहद पोश इलाका, वीवीआईपी एक तरीके से आप कह लीजिए। वहां पर उनका फ्लैट था, घर था, और वहां पर वो रहते थे। अपने पिता को फोन किया और पिता को फोन करके कहा कि पिताजी, मैं बहुत परेशान हूं, तंग आ चुका हूं और मेरे पास में अब कोई रास्ता नहीं बचा है। पिता रात को 10 बजे उनके पास फोन गया अलवर में, और 2 घंटे में अलवर से दिल्ली पहुंच गए, उसी रात 12 बजे। ये रात की कहानी है 1 मई की, यानी जब उन्होंने जान दी उससे पहले की रात की। और किसी तरीके से पिता ने बहू को समझाने की कोशिश की, बेटे को समझाने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, लेकिन बहू ने कहा, यानी जो पत्नी थी, अमन शर्मा की जो पत्नी थी, उन्होंने कहा कि घर से निकल जाओ। अमन शर्मा के पिता को कहा कि घर से निकल जाओ, तुम मेरे घर में नहीं रहोगे, घर से निकल जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी और तुम्हारे ऊपर केस करवा दूंगी। वो खुद भी न्यायिक अधिकारी थी। पिता घर से निकल गए, रात का समय था, 12 बजे का समय था, घर से निकल गए, और उसके बाद में भी जैसे तैसे करके चीजें उसी तरीके से चलती रही। अमन के पिता ने उसकी बहू, जिनका नाम स्वाति है, अमन कुमार शर्मा की पत्नी स्वाति के माता पिता को फोन किया, यानी अपने समधी और समधन को फोन किया। अब जाहिर सी बात है, आदमी ऐसे हालात में इसी तरीके से काम करता है। लेकिन आप हैरान रह जाएंगे जान करके कि अमन के पिता का नंबर उसकी पत्नी स्वाति के माता पिता ने ब्लॉक किया हुआ था। अब अगर अमन का नंबर ब्लॉक करते तो समझ में आता कि हो सकता है कि दामाद ने अपने सास ससुर को उल्टा सीधा बोल दिया होगा, गुस्से के अंदर कुछ कह दिया होगा, और इसलिए हो सकता है कि दामाद का नंबर ब्लॉक कर दिया हो। लेकिन उसके पिता का नंबर भी ब्लॉक किया हुआ था। नंबर ब्लॉक था। तकरीबन 2 महीने से बताया जा रहा है कि विवाद चल रहा था परिवार के अंदर। और जो रिश्तेदार हैं, एक रिश्तेदार इसमें नाम सामने आ रहा है, राजेश शर्मा। राजेश शर्मा ने बताया कि 2-2.5 महीने से विवाद चल रहा है
आपस में परिवार के अंदर। और इस बीच में अमन के पिता ने कोशिश की कि वो साथ में बैठ करके एक बार स्वाति के माता पिता के साथ में बैठ करके और मामले को सुलझाने की कोशिश करें। और इसके लिए उन्होंने स्वाति के चाचा को बीच में लिया और स्वाति के चाचा से कहा कि आप आइए और मैं भी आता हूं और साथ में बैठ करके बातचीत करेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन वो घर के पास में पहुंच गए, स्वाति के माता पिता के घर के पास में पहुंच गए और उसके बाद में उनके चाचा का फोन आता है कि साहब मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। यह कहते हुए उन्होंने फोन काट दिया। यानी कुल मिलाकर के बात यह कि स्वाति के माता पिता ने स्वाति के चाचा की बात सुनने से भी इनकार कर दिया। अगर मैं खबरों की मानूं तो मैं आपको बता रहा हूं, यानी कुल मिलाकर के कहानी कुछ ऐसी समझ में आ रही है कि परिवार में एक लड़ाई थी। अमन ने यह भी बताया कि उसकी जो साली है, जिसका नाम निधि मलिक बताया जा रहा है, वो जम्मू में तैनात है, आईएएस अधिकारी है और उनका उनके घर में पूरा कंट्रोल रहता था। उनकी साली ही उनके पूरे घर को कंट्रोल करती थी। अब यहां पर यह समझने वाली बात है या फिर इंतजार करने वाली बात है कि क्या वो बड़ी बहन के नाते एक सास के तरीके से कंट्रोल करती थी या फिर उनकी साली के साथ में कोई संबंध वाली कोई बात थी। ये समझने वाली बात है, अभी इंतजार करने वाली चीज है। लेकिन अमन जो उसके पिता को कहता था, उसके हवाले से उनके रिश्तेदार ने, उनके जो करीबी हैं परिवार के, राजेश शर्मा, उन्होंने ये बताया है कि उनकी साली का दखल था परिवार के अंदर बहुत ज्यादा। और उसकी जो पत्नी है स्वाति, वो बहुत तेज तेज से चिल्ला रही थी। दोपहर में जब पुलिस के पास में फोन गया तो पुलिस के पास में फोन जाता है अमन के जीजा का। अमन के जीजा हैं जिनका नाम है शिवम शर्मा, और शिवम शर्मा खुद डिफेंस कॉलोनी में रहते हैं। अब डिफेंस कॉलोनी वो अपने आप में एक अलग, आप ये कहिए कि वीवीआईपी पोस्ट इलाका अच्छा खासा, यानी पूरा परिवार इधर भी उधर भी, बहुत आप ये कहिए पैसे वाला भी, पढ़ा लिखा भी, सुलझा हुआ भी, पहुंच वाला भी, रसूख वाला भी, हर तरीके से। लेकिन आप देखिए कि इतना सब कुछ होने के बावजूद एक नौजवान उसको नहीं बचा पाए। एक नौजवान ने अपनी जान दे दी। शिवम ने फोन किया पुलिस को और शिवम ने फोन करके कहा कि आ जाइए, ऐसे ऐसे हमारे परिवार के अंदर, हमारे घर में मेरे जीजा हैं अमन कुमार शर्मा, जो कि जज हैं, और वो अपने बाथरूम में, बाकी मैं कह नहीं सकता हूं क्योंकि यूट्यूब के कुछ गाइडलाइंस है उसके हिसाब से। तो ये मामला जो है वो कुछ इस तरीके का है। इसके बाद में अभी अपडेट ये है कि उसके पिता, अमन के पिता, उसके शव को लेकर के अलवर चले गए हैं। अलवर का रहने वाला ये परिवार है और वहीं पर अंतिम संस्कार होगा, पोस्टमार्टम वगैरह हो चुका है। दरअसल कई बार ये होता है कि जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं या जो ज्यादा अपने आप में ईगो वाले जो आदमी होते हैं, वो किसी के सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कई बार ये कहा जाता है कि जो देसी आदमी है उसको मना लेना, उसको समझा देना, उसको शांत करवाना वो ज्यादा आसान काम होता है, और जो ज्यादा पढ़ा लिखा या जो ज्यादा पैसे वाला आदमी है उसको शांत करना, उसको मोड़ना, उसको किसी तरीके से अपनी बात पर मनवाना बहुत मुश्किल काम होता है। और आजकल ऐसे एक नहीं, दो नहीं, हजारों किस्से, कहानियां वो सामने आते हैं। दिल्ली के अंदर ये हुआ है, एक जज था, इसलिए ये कहानी जो है वो इस वक्त में वायरल हो रही है और इसलिए कहानी मैं आपको बता रहा हूं। वरना ना जाने आज के वक्त में कितने परिवारों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ये सच्चाई है। अब इसके लिए दोषी कौन है? क्या अमन दोषी है? क्या अमन ने वाकई समझदारी नहीं दिखाई? क्या अमन ने इतनी कम उम्र में ही और इतनी जल्दी ही हिम्मत, वो अपनी हार गया, हौसला उसका टूट गया,
और ये उसकी गलती है कि उसने इतनी जल्दी जो है वो हार क्यों मान ली और अपनी जीवन लीला को क्यों समाप्त कर लिया? क्या अमन दोषी है? क्या पत्नी दोषी है कि उसको एक ऐसा परिवार मिला, एक ऐसा होनहार लड़का मिला जो इतनी कम उम्र में और इतनी जल्द जज के पद तक पहुंच गया और अभी तो पूरी लंबी उम्र बाकी थी? या जो उसकी साली जो कि खुद एक आईएएस अधिकारी है वो दोषी है? या दोनों तरफ के परिवार वो दोषी है? या सिस्टम दोषी है? या फिर हालात दोषी है? देखिए, आप और हम यहां पर बैठ करके कुछ भी किसी के बारे में कहें सही नहीं लगता है, क्योंकि हालात वाकई किस तरीके से कैसे किसको कहां पर झुका दें, किसको कैसे कहां पर तोड़ दें, कहना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी कुछ एक बातें ऐसी है, अगर उन पर ध्यान दिया जाए तो शायद कुछ चीजें सुधर जाएं, शायद कुछ चीजें बच जाएं। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर कोई चीज जिसको आप बनाने की, जिसको आप मनाने की, जिसको आप करने की लाख कोशिशें कर रहे हैं, नहीं हो पा रही है, तो उसके बाद में टूटिए मत, छोड़ दीजिए। बहुत बार ऐसा होता है, हो सकता है कि इसमें अमन कोई काम करना चाह रहे हो या अमन का कोई मसला हो या फिर उनके परिवार में आपस में किसी तरीके का कोई मसला हो या संबंधों का कोई मसला हो सकता है कि एक तरफ से कोई आदमी सुलझाने की बहुत कोशिश कर रहा हो सकता है कि अमन सुलझाने की बहुत कोशिश कर रहा हो सकता है कि अमन कुछ करने की कोशिश कर रहा हो और जिसको रोका जा रहा हो, उसकी पत्नी उसको रोक रही हो या उसकी साली उसको रोक रही हो या कोई और परिवार में कोई सदस्य उसको रोक रहा हो। तो जब आप एक तरफा पूरी ताकत लगा रहे हैं और चीजें सुधर नहीं पा रही है, तब वहां पर जाकर के ऐसा एक मुकाम, एक ऐसा वहां पर एक पॉइंट आता है कि आदमी फिर वहां से टूट जाता है। यानी पूरी ताकत से जब आप उठते हैं और नहीं उठ पा रहे हैं, तो फिर वहां पर चीजें फट जाती हैं। जैसे कोई रॉकेट है और उसको जाना तो आसमान में है, लेकिन पूरी ताकत लगा रहा है वो रॉकेट, और रॉकेट ऐसे नहीं जाते हैं, वो ऐसे ही जाते हैं। जब वो पूरी ताकत लगा रहा है रॉकेट और लॉन्च नहीं हो पा रहा है, निकल नहीं पा रहा है वहां से, अपने लॉन्चिंग पैड को छोड़ नहीं पा रहा है, तो फिर यह होता है कि वो लॉन्चिंग पैड के ऊपर ही फट जाता है। अभी तो जाहिर सी बात है, अमन के सामने, उनकी पत्नी के सामने और परिवार के बाकी सदस्यों के सबके सामने एक बड़ी लंबी जिंदगी थी, लेकिन वो लॉन्चिंग पैड से लॉन्च नहीं हो पा रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे और लिहाजा फट गए। अब यहां पर केवल अकेले एक अमन की मौत नहीं हुई है, बाकी का जो परिवार है वो भी एक तरीके से आप यूं कहिए कि एक ऐसे दौर में, एक ऐसे समय में पहुंच गए जहां से निकलने में उसको बहुत लंबा अरसा लगेगा। अब ना जाने क्या कार्रवाई होगी और किस तरीके की कार्रवाई होगी, और इसमें कार्रवाई में पत्नी का कितना हाथ है या फिर साली का या बाकी किसी सदस्य का कितना हाथ है, और ना जाने बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो बच जाएंगे या फंस जाएंगे या पैसा दे करके बच जाएंगे या क्या होगा, कहा नहीं जा सकता है। लेकिन एक आदमी चला गया, ये सच्चाई है। और बहुत बार ऐसे केस में देखा जाता है कि जितनी हम लाख कोशिश करें किसी को मनाने की, समझाने की, बताने की, लेकिन आदमी मानता ही नहीं है। और जैसे ही ऐसे केस में किसी एक आदमी की जान चली जाती है, सबके तेवर बदल जाते हैं। अब जैसे ही यहां पर अमन की जान गई है, स्वाति, उसके परिवार के लोग, उसकी साली और जितने भी लोग आप कहिए, सबके तेवर इस वक्त में आप यकीन मानिए कि बदले भी होंगे। सब इस बात को मान रहे होंगे कि अच्छा होता कि हम उसकी बात मान लेते हैं, या उसको इतना परेशान नहीं करते, उसको इतना टॉर्चर नहीं करते। हो सकता है कि अगर कल को स्वाति वो जान दे देती तो अमन और उसके पूरे परिवार वाले सदमे में आ जाते और सरेंडर करने की स्थिति में आ जाते कि भैया ये तो बचा लीजिए, कोई बात नहीं, गलती हो गई लड़के से और जैसे तैसे होगा, हम पूरा ख्याल रखेंगे परिवार का, और ऐसी ऐसी बातें कही जाती है। लेकिन कोई ये नहीं करता है जीते जी कि हम उससे बैठ करके बात करते हैं, दो बातें उसकी मान लेते हैं, दो बातें अपनी मनवा लेते हैं और किसी तरीके से जो है चीज़ों को ठीक करते हैं, चीज़ों को निकालते हैं, आगे बढ़ाते हैं। कोई ये काम नहीं करता है और यहीं पर सबसे बड़ी चूक होती है।
जब आप किसी को छोड़ देते हैं तो समझिए बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जब उन हालातों से अपने आप को निखार करके और एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा देते हैं कि पूरी दुनिया वो ये कहती कि हम गलत थे और ये आदमी सही था। ऐसे लोग भी होते हैं जो हालातों को हरा करके और अपने आप को जो है वो किसी बड़े मुकाम पर ले जाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हालातों के मारे मर जाते हैं। तो बहरहाल खबर तो ऐसी बहुत सारी आती हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि अगर ऐसी कोई खबर आए तो उसके सहारे कुछ ऐसी बातें वो हो जाएं कि शायद समाज के अंदर हम कुछ बदलाव ला सकें, अपने आप में विचारों में कुछ और जो है वो बेहतरी ला सकें। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंसान वो आया है, इंसान की जो यात्रा है वो आज ऐसे ही यहाँ तक नहीं पहुँचा है। इंसान ने एक बहुत लंबा संघर्ष किया है, बहुत सारी चीज़ें सीखी है, बहुत सारी चीज़ें बनाई है, तब जाकर के इंसान आज यहाँ तक पहुँचा है। और जिस तरीके से समय बदल रहा है, दौर बदल रहा है, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को, अपने आसपास को ज़रूर देखें, सुनें, समझें और बदलें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बीच से कोई ऐसी खबर निकल करके कभी सामने आ जाए। और ये तभी होता है जब समझने की कोशिश एक तरफा की जाए। समझने की कोशिश दो तरफा होनी चाहिए, दोनों तरफ से लोगों को समझना चाहिए। समझना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप नहीं समझेंगे तो नुकसान आपका है, इस बात को भी समझिए। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।